हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपीजी के विद अनु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोलन पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे बागल रियासत के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपको एचपीजीके से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बागल रियासत के बारे में, जिसको बागल ठकुराई भी कह सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो थी 31 डिग्री 19 से उत्तरी अक्षांश में, 76 डिग्री 52 से 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर में। तो ये इसकी सिचुएशन थी, जिससे हम बागल रियासत की लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ जैसी थी। तो 31 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश में, 76 डिग्री 52 से 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर में बागल रियासत सिचुएटेड थी। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 124 किलोमीटर पर स्क्वायर था। अगर हम इसकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देखें कि कौन कौन सी ठकुराई और रियासत थी, तो वो इस प्रकार थी। बागल के जो पूर्व में रियासतें थी वो थी धामी व कुनिहार ठकुराई। पश्चिम में हिंडूर था, जिसे आज हम नालागढ़ के रूप में जानते हैं। तो जो नालागढ़ है उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था हिंडूर या फिर हिंदूर। इसके उत्तर में थी मांगल रियासत के पहाड़, और इसके दक्षिण में थे अंबाला का मैदानी क्षेत्र। ये थी बागल रियासत की जो लोकेशन थी, वो इस प्रकार थी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सी नदी पर सिचुएटेड थी, या फिर इसकी घाटी कौन सी थी। जो बागल ठकुराई थी ये सतलुज की सहायक जो खड्ड है, या फिर जो सतलुज की सहायक जो नदी है गंबर घाटी में स्थित थी। तो बागल जो ठकुराई है वो गंबर घाटी में सिचुएटेड थी। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो कहा जाता है कि इस ठकुराई का जो इतिहास है और जो परंपरा है वो ये बताती है कि जो बागल की स्थापना थी वो धारा नगरी से आए पनवार, जिन्हें परमार कहते हैं, वंशीय युवक अजय देव ने 13वीं शताब्दी के अंत में की थी। तो जो बागल रियासत की स्थापना है वो किसने की थी? अजय देव ने। कब की थी? 13वीं शताब्दी में की थी। और जो अजय देव थे वो कहाँ से आए थे? वो धारा नगरी से आए थे, और वो परमार वंशीय युवक थे। अब हम इसके बारे में जनश्रुति देख लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। जनश्रुति कहती है कि अजय देव जो है वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। वो राणा नाम का एक शासक मुसलमान के आक्रमण से भयभीत होकर बागल जनपद के पहाड़ों में छुपता रहा। जो अजय देव है वो छुप कर बागल रियासत आए थे। वो बागल का प्रथम शासक था, और जो इसकी स्मृति में बनिया देवी मंदिर अर्की में, मटलू में शिव मंदिर, डुंगली में उसकी महलों की खंडर तथा दाड़ला में घोगर के स्थान पर उसके महलों के अवशेष आज भी मिलते हैं। तो जो अजय देव हैं इसकी हिस्ट्री का पता हमें कहाँ से लगता है कि कहा जाता है कि ये बागल का प्रथम शासक था, और इसकी स्मृति में जो बनिया देवी मंदिर है वो अर्की में बनाया गया था, मटलू में शिव मंदिर बनाया गया था, डुंगली में उसके महलों के खंडर और दाड़ला के गोगर में, मतलब कहा जाता है कि उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। तो इसमें से ये 2-3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि बनिया देवी मंदिर कहाँ है, और मटलू का शिव मंदिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डुंगली में महल किसके हैं, तो वो है बागल रियासत से रिलेटेड है, और किसके समयकाल के है? ये है अजय देव के समयकाल के। नेक्स्ट बात करते हैं, और कहा जाता है कि डुंगली में जो अजय देव है उसकी जुबान खुली थी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो अजय देव था वो गूंगा था, ऐसा विश्वास यहाँ की जनश्रुतियों में पाया जाता है। यह राजा गूंगा था, किंतु बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। उसने बागल के क्षेत्रों में कई मंदिर बनाए, बावड़ियाँ बनाई, और मतलब अनेक जो है धार्मिक कार्य भी किए थे।
एक दंत कथा के अनुसार जब कहलूर के राजा ने बागल पर आक्रमण किया था, तो कहलूर कहाँ का पुराना नाम है? तो कहलूर है बिलासपुर का पुराना नाम। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो देख ले, ताकि हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो आप सभी को और आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो कहलूर कहाँ का पुराना नाम है? तो कहलूर है बिलासपुर का पुराना नाम। तो कहा जाता है कि एक बार जो बिलासपुर के राजा ने अजय देव पर आक्रमण किया था, तो उसी जोश के कारण जो अजय देव की जुबान खुल गई थी और जो बागल के लोग हैं वो अपने नाम के साथ बगालिया तथा राणा शब्द का प्रयोग करते थे। अब हम इनकी राजधानी की बात कर लेते हैं कि अजय देव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो अजय देव ने अपनी राजधानी डुंगली, गोगर और धुंदन में बनाई थी, लेकिन इसका जो प्रथम आवासीय स्थल था वो डमरास में था। अब इसके नेक्स्ट राजा की बात कर लेते हैं, तो उसका नाम है नूनदेव या फिर नंददेव। उसने स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी राजधानी दारला व धुंदन बनाई। मैंने यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट राजा ही ऐड किए हैं। तो ये है नूनदेव और नंददेव। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दारला व धुंदन बनाई थी। नेक्स्ट जो राणा थे वो है शोभाचंद। इसने अपनी राजधानी 1643 ईस्वी में अर्की में बसाई। तो अर्की में राजधानी सबसे पहले किसने बसाई? तो वो है शोभाचंद। और कितने में बसाई? वो है 1643 ईस्वी में। शोभाचंद का जो कार्यकाल था वो था 1640 से 1670 ईस्वी के बीच में। यह राणा कला प्रेमी था। तो शोभाचंद जो था वो कला प्रेमी था। उसने अर्की में एक सुंदर महल बनाया। इसके समय में अर्की चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो जो अर्की चित्रकला है ये काफ़ी प्राचीन चित्रकला है। तो ये कब से चली आ रही है? शोभाचंद के समय से चली आ रही है। और शोभाचंद ने सबसे पहले तो अर्की को अपनी राजधानी बनाई और दूसरी बात कि इसने अर्की चित्रकला का प्रारंभ भी किया था। नेक्स्ट राणा की बात करते हैं, वो है मेहरचंद। इसने अर्की चित्रकला को काफ़ी प्रोत्साहित किया। मतलब जो इसने शोभाचंद के अपने जो पिता है इसके कार्य को आगे बढ़ाया। इसने अर्की चित्रकला को काफ़ी प्रोत्साहित किया तथा अर्की कला की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसकी तीखी नाक है। जो कलम है, कलम की जो आगे की जो नोक है वो काफ़ी तीखी है, जो राजसी परिवार की अपनी अलग खूबी को दर्शाता है। तो मेहरचंद के समय में जो अर्की चित्रकला थी वो काफ़ी फैली फूली थी। नेक्स्ट बात करते हैं जगत सिंह। तो आपने ये देख लेना है कि यहाँ से जो पीछे राजा थे उन्होंने चंद लगाया था, लेकिन जो जगत सिंह नेक्स्ट राणा हुआ था जिसका समयकाल 1778 से 1828 ईस्वी में है, इसने जो अपने नाम के साथ चंद के स्थान पर क्या यूज़ किया था? सिंह शब्द जोड़ दिया था। इसके समय में बागल के राणाओं ने अपने नाम के साथ चंद के स्थान पर सिंह जोड़ना आरंभ किया था और इसी के समय में कहा जाता है कि जो राजा का सेकंड पुत्र होता था, जैसे प्रथम पुत्र जगत सिंह है और इसका जो ब्रदर होगा इससे छोटा, वो क्या बनेगा? वो वजीर बनेगा। तो ये इनके जो वंश की ये परंपरा आगे तक चलती रही थी। जगत सिंह के समय में जो महान चंद है वो कहलूर का राजा था। तो मैंने कहलूर आपको बता दिया कि बिलासपुर। तो जो महान चंद था वो जगत सिंह के समकालीन था तथा रामसरण सिंह हिंदूर का राजा था। तो ये तीनों राजा आपस में समकालीन थे, जगत सिंह, महान चंद और रामसरण सिंह जो था हिंदूर का राजा, नालागढ़ का राजा, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने कहलूर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। उधर संसार चंद ने भी 1795 ईस्वी में कहलूर पर चढ़ाई करके सतलुज के दाहिनी किनारे पर चौकी हटवाल पर अधिकार कर लिया था। तो इसी समय जो संसार चंद था कांगड़ा का राजा, उसने भी क्या किया था कि जो कहलूर है उस पर आक्रमण कर लिया था और जो हटवाल है उसको अपने अधीन कर लिया था। अब ये सारे राजा जो है वो कहलूर पर क्यों अधिकार करने के बारे में सोच रहे थे? क्योंकि इस समय जो
कहलूर का राजा जो महानचंद था ये बहुत ही ये अभ्यस्त था, और जो राज्य का कारोबार है इसकी माता संभालती थी। तो इसी कारण जो मौका मिल गया था किसको, रामसरण सिंह जो हिंडूर का राजा था और जो संसार चंद था कांगड़ा का राजा, इन दोनों को कहलूर पर आक्रमण करने के लिए। तो जो कहलूर के राजा महान चंद है उन्होंने क्या किया, संसार चंद और जो हिंडूर का राजा रामसरण सिंह है उस पर उसके विरुद्ध जो महान चंद ने सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश से सहायता मांगी थी। लेकिन जो धर्मप्रकाश है सिरमौर का राजा, वो संसार चंद के हाथों मारा गया, क्योंकि जो संसार चंद था वो बहुत ही वीर योद्धा था और ये जो कांगड़ा का सबसे महान शासक माना जाता है। अंत में जो हिंडूर और कांगड़ा के विरुद्ध अंत में जो महान चंद है उसने क्या किया, हिंडूर और कांगड़ा के विरुद्ध गोरखों से सहायता मांगी। तो गोरखे पहले ही गढ़वाल तक पहुंच चुके थे। गोरखों ने हिंडूर के साथ साथ अनेक ठकुराइनों और कांगड़ा बागल पर भी अपना अधिकार कर लिया। हिंडूर का जो राजा था राम सिंह, उसने क्या कर दिया, वो नालागढ़ छोड़कर पलासी में शरण ले ली। तो ये हिस्ट्री मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जगत सिंह से रिलेटेड है। जैसे हिंडूर का राजा राम सिंह नालागढ़ छोड़कर पलासी चला गया था, वैसे ही जो राजा जगत सिंह है उसने क्या किया, बागल छोड़कर वो नालागढ़ चला गया और वहाँ मठ गांव में रहने लगा। 7 वर्षों तक वो नालागढ़ में ही रहा। तो 7 वर्षों तक जो बागल है उस पर गोरखों का अधिकार रहा। इन 7 वर्षों में बागल पर गोरखों का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। उन्होंने अर्की को अपनी राजधानी बनाई, वहाँ पर बहुत सारे किले बनाए और गोरखों के काल का एक जो किला है वो अर्की के निकट बोहरी में स्थित है। लोगों का विश्वास था कि जो गोरखे सैनिक हैं वो बदले की भावना से बिल्कुल परिपूर्ण थे। ये माना जाता है कि यदि किसी गोरखे को चलते हुए कोई पत्थर लग जाता था तो वो गोरखा सैनिक तब तक चैन से नहीं बैठता था जब तक कि उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता। एक प्रचलित कथा भी थी, जो बागल के लोग कहते हैं कि जो गोरख्याम ते बच्चा था ताम बच्चे, मतलब जो गोरखों के हाथ से बच गया वो बच गया। नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोरखों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी और सभी पहाड़ी राजाओं और राणाओं से सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया। तो 1814 ईस्वी में गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ, गोरखों की विजय हुई और धीरे धीरे जो पहाड़ी रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। तो अंग्रेज़ों की ओर से मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलू की कमान में रोपड़ होते हुए हिंडूर नालागढ़ में प्रवेश किया था। तो जो इस युद्ध को लीड कर रहा था अंग्रेज़ों की ओर से वो था मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलू और वो पंजाब के रोपड़ होते हुए हिंडूर नालागढ़ से पहाड़ी रियासतों में पहुंचा था। अब हम नेक्स्ट राणा की बात कर लेते हैं जिसका नाम है शिव शरण सिंह। इसका जो कार्यकाल है 1828 से 1840 ईस्वी के बीच में है। इस राणा के समय में कांगड़ा के राजा संसार चंद के पुत्र अनिरुद्ध चंद ने 1829 में अर्की में आकर शरण ली थी। तो कौन से जो संसार चंद का पुत्र है अनिरुद्ध चंद, उसने कहाँ शरण ली थी, अर्की में शरण ली थी 1829 ईस्वी में। उस समय जो बागल का जो शासक था वो कौन था, शिव शरण सिंह था। नेक्स्ट राणा की बात करते हैं, वो है सुरेंद्र सिंह। इसका समय काल है 1945 से 1945 ईस्वी, क्योंकि ये 6 माह तक ही राजगद्दी पर बैठा था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके समय में यही महत्वपूर्ण था कि इसके समय में जो पहाड़ी रियासत के राजा थे वो अंग्रेज वायसराय से मिल सकते थे। इसने पंचायत पद्धति को बढ़ावा दिया तथा फल उत्पादन के प्रयास भी किए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राजेंद्र सिंह के बारे में, और ये था बंगाल रियासत का अंतिम राजा। इसका समयकाल है 1945 से 1948 ईस्वी। ये 2 बार प्रांतीय परिषद तथा 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे 1952 से 1967 तक।
तो यही इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे लास्ट राणा थे बागल रियासत के, और 2 बार ये प्रांतीय परिषद और 1 बार विधानसभा के ये सदस्य रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है राजेंद्र सिंह के बारे में कि वो HP होमगार्ड के संस्थापक थे तथा 20 वर्षों तक वो कमांडेंट जनरल भी रहे थे। तो ये हमने इम्पोर्टेंट राणाओं के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि जो बागल रियासत की उसकी स्थापना किसने की, और इसमें जो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, इसके आसपास कौन कौन सी रियासतें थी, इसकी स्थापना के बारे में क्या जनश्रुति मानी जाती है। अजय देव के बारे में हमने पढ़ा, अर्की के बारे में हमने पढ़ा कि शोभा चंद ने अर्की को अपनी राजधानी बनाई थी, उसने ही अर्की चित्रकला का प्रारंभ किया था। मेहर चंद ने अर्की चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, और जो अर्की चित्रकला है इसकी तीखी नाक है और ये राजसी परिवार की एक खूबी को दर्शाता है। जगत सिंह इम्पोर्टेंट राजा रहा अर्की में या फिर बागल रियासत में, और इसके समय में जो इसके समकालीन थे वो महान चंद था कहलूर का राजा, रामसरण सिंह था हिंदूर का राजा, और संसार चंद था कांगड़ा का राजा। इसके समय में 2 युद्ध हुए, एक बार गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया, और दूसरा अंग्रेज़ों की लड़ाई गोरखों से हुई। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और शिव शरण सिंह के समय में जो राजा संसार चंद था उसके पुत्र अनिरुद्ध चंद ने 1829 में अर्की में शरण ले ली थी। सुरेंद्र सिंह ने के समय अंग्रेज़ वायसराय से मिलने पर राणाओं का अधिकार था, और इसने पंचायत पद्धति को बढ़ावा दिया, फल उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। लास्ट जो थे वो राजेंद्र सिंह थे, जो 2 बार प्रांतीय परिषद के सदस्य रहे और विधानसभा के सदस्य भी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट ये था इसके बारे में कि HP होमगार्ड के संस्थापक थे तथा उन्होंने जो 20 वर्ष तक थे वो कमांडेंट जनरल भी रहे थे। तो ये थे बागल के जो इम्पोर्टेंट राणा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों को HP के हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कंप्लीट करवा सकूं। स्पेशली जो ये टॉपिक्स है ये रहते हैं HAS के लिए, अलाइड सर्विसेज के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर